मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय पर चर्चा करेंगे। उनके द्वारा किए गए सुधार कार्यों की चर्चा करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक कार्यों का भी वर्णन करेंगे। उसके द्वारा कैसे कैसे सुधार किए गए थे, उन सारी बातों पर आप लोगों से बात करेंगे। फरवरी 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के स्वदेश लौटने के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक मैकफर्शन ने गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया। क्या भारत के लॉर्ड कॉर्नवालिस के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद और उनके कार्यभार संभालने के बीच लगभग 1.5 वर्ष तक मैकफर्शन गवर्नर जनरल के पद पर भारत में काम किए। सितंबर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया। जब वह भारत आए उस समय कंपनी की शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे। जिस दरमियान वो भारत के गवर्नर जनरल बने, उस वक्त जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ शासन थी, ब्रिटिश शासन थी, उसमें कई तरह की त्रुटियाँ थी, कई तरह के दोष थे, कई तरह की विडंबनाएं थी। अतः कॉर्नवालिस ने शासन व्यवस्था को कोसों दोषों को दूर करने हेतु कंपनी की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया। उसने जो बुराइयां थी, जो दोष थे शासन व्यवस्था के, उसको दूर करने के लिए जो कंपनी की आवश्यकता थी, यहाँ जिसका राज्य था उसको जो आवश्यकता थी, उसके अनुसार उन्होंने अपने निर्णय लिए। वस्तुतः कॉर्नवालिस को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जो कठिनाई वारेन हेस्टिंग्स को जूझना पड़ा था। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डूडांस दोनों ने उनकी अच्छी मित्रता थी। क्या थी? उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष डूडांस, इन दोनों से उनकी गहरी मित्रता थी, जिसके फलस्वरूप वो अपने स्वयं निर्णय लेने में कभी नहीं हिचकते। कॉर्नवालिस के सुधारों को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रशासनिक, दूसरा व्यापारिक, तीसरा न्याय संबंधी सुधार, चौथा भूमि का स्थायी बंदोबस्त। ये 4 जो उसके द्वारा सुधार थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। और उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद चूंकि वहाँ के प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध थे, मित्रता थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनसे काफ़ी अच्छी मित्रता थी, जिसके कारण इनको कोई भी निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने प्रशासनिक सुधार कैसे किया? कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को ही भारत में लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार किए गए थे, क्योंकि वह इसे भारतीय व्यवस्था से श्रेष्ठ मानता था। क्या मानता था? यहाँ की जो व्यवस्था थी और ब्रिटिश की जो व्यवस्था थी, तो उनका मानना था कि ब्रिटिश का जो नियम, जो व्यवस्था है, वो भारत की व्यवस्था से अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसी समय यह परंपरा स्थापित हुई कि हर संभव उपाय से भारतीय प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश प्रणाली की श्रेष्ठता को सिद्ध की जाए। और उसका ये भी प्रयास था कि यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो उत्तम है, यह प्रमाणित करने का उसने प्रयास किया। कॉर्नवालिस जिस प्रणाली को लागू करना चाहता था, उसके लिए यूरोपियन लोगों पर ही विश्वास किया जा सकता था। इसलिए उसने यह नियम बना दिया
कि कंपनी शासन के सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपियनों को ही नियुक्त किया जाएगा। उनका था कि जो वहाँ का नियम है उसको लागू करने के लिए जो उच्च पद पर पदाधिकारी पदासीन होंगे वो केवल यूरोपीय ही होंगे। उनका विश्वास केवल उन्हीं लोगों पर था कि वे लोग जो भी कार्य करेंगे वो कंपनी के हित में करेंगे और भारतीय लोग कंपनी के हित में कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कॉर्नवालिस का मानना था। कॉर्नवालिस की दृष्टि में कोई भी भारतीय शासन को समुचित ढंग से चलाने के योग्य नहीं था, ये कॉर्नवालिस के दिमाग में था। इस प्रकार भारतीयों की योग्यता पर अविश्वास करके कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बिल्कुल बंद कर दिया। कहा कि उच्च पद पर कोई भी भारतीय जा ही नहीं सकता है, जब जाएगा तो यूरोपियन ही जाएंगे। इसके साथ ही उसने यूरोपियन लोगों को भी उनकी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर नियुक्त किया, न कि संचालकों की सिफारिशों पत्र के आधार पर। उन लोगों को भी जो यूरोपियनों को भी जो उस उच्च पदों पर पदस्थापित किया तो उन लोगों की योग्यता के अनुसार ही उस पद पर उन लोगों को आसीन किया गया। किसी के सिफारिश, किसी के पत्र या किसी के दबाव में आकर उन लोगों की नियुक्ति नहीं की गई। कॉर्नवालिस के भारत आने के समय कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत ही कम था। कब? जब उस यहाँ के शासन पर आए कॉर्नवालिस, उस समय अधिकारियों का वेतन बहुत ही कम था, निम्न था, किंतु उनकी आय के साधन असीमित थे। पे कम था लेकिन आउटसोर्सेज से उन लोगों को आमदनी काफ़ी थी। प्राय सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार में व्यस्त थे। वे लोग कहने के लिए अधिकारी थे, लेकिन अधिकारी होते हुए भी अपने व्यवसाय में वो लोग व्यस्त रहा करते थे। बनारस में रेजिडेंट का वेतन 1000 रुपया प्रतिमाह था, किंतु अपने अधिकार और प्रभाव का उपयोग करके लगभग 30,000 रुपया कमाता था। 1000 सैलरी पाने वाला अधिकारी वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक माह में करीब 30,000 रुपया कमा रहा था। इस सब बातों को कॉर्नवालिस ने अयोग्य अधिकारियों का अयोग्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया, भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटा दिया। उसने कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेजे कि कोई भी अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेगा। उसने एक नियम बनाया कि अब कोई भी उच्च पद पर जो लोग आसीन होंगे वो किसी प्रकार का निजी व्यापार नहीं करेंगे। ये एक तरह से उन्होंने नियम बनाया, स्पष्ट रूप से ये निर्देश सभी अधिकारियों के पास भेजा कि अब आप अगर नौकरी करते हैं तो किसी प्रकार का आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार से अपनी आय को बढ़ाने का अगर आप प्रयास नहीं कर पाएंगे। इन सब निर्देशों के अवज्ञा करने पर उन्हें तत्काल पदच्युत कर दिया जाएगा। अगर लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, कोई पदाधिकारी अपना निजी व्यापार अगर करते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा निर्णय, ऐसा नियम कॉर्नवालिस ने बनाया। कॉर्नवालिस ने यह भी अनुभव किया कि अधिकारियों का वेतन बहुत कम है, इसलिए वे निजी व्यापार में व्यस्त रहते हैं। इसलिए कंपनी के अधिकारियों के वेतन में उन्होंने वृद्धि कर दिया। वारेन हेस्टिंग के समय पहली बार जिले में कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति किए गए थे, किंतु इन अधिकारियों को बनाए रखने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई गई। कॉर्नवालिस के भारत आने से पूर्व संचालकों ने यह निर्णय लिया था कि कलेक्टर का पद अस्थायी रूप से बनाए रखा जाए। उस समय से केंद्रीय सरकार के प्रतिनियुक्ति के रूप में प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति करने की प्रथा चल रही थी। कॉर्नवालिस ने बंगाल में 35 जिलों को घटाकर 23 जिले कर दिए। क्या कर दिए? बंगाल में जो 35 जिले थे उन सबों की एरिया को बढ़ाते हुए और जिलों को घटाते हुए 35 से 23 जिले कर दिए। इन जिलों में एक ब्रिटिश कलेक्ट्रेट तथा उसके 2 सहायक नियुक्त किए जाने लगे। राजस्व जमा करना, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस एवं जेल की निगरानी रखना, नशीली वस्तुओं के विक्रय के नियम बनाना आदि का उत्तरदायित्व किसके पास था? कलेक्टर के पास था। कलकत्ता में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी,
कलकत्ता से कुछ दूरी पर स्थित गांवों में गुंडों और बदमाशों ने अड्डे बना रखे थे। लोगों का सायंकाल के समय सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं था। वहां उस समय गांवों में गुंडों और बदमाशों का एक आतंक था। शाम के समय कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। कलकत्ता में पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए नए संचालन की नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त कर दिया। जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को पुलिस की निगरानी में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस प्रशासन से मुक्त करते हुए जिले मजिस्ट्रेट को पुलिस निगरानी में रखने का दायित्व सौंपा। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने लगा जो व्यक्तिगत रूप से पुलिस की देखरेख करता था। जिले में प्रति 20 मील के अंतर पर, एक जगह से दूसरे 20 मील के अंतर पर एक पुलिस थाना स्थापित कर दिया गया तथा थाने में दरोगा नाम की कर्मचारी की नियुक्ति कर दी। हर 20 किलोमीटर पर एक थाना रहेगा और उसमें एक दरोगा रहेंगे। व्यापारिक सुधार जो उन्होंने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक व्यापारी संस्था थी। आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आया और व्यापार करते करते हमारे देश पर उसने राज किया। लेकिन व्यापार में कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था क्योंकि कंपनी की व्यापारिक प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी। कंपनी द्वारा स्थापित व्यापारिक बोर्ड एवं ठेकेदारों के बीच की कड़ी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ठेकेदार वस्तुओं का मूल्य तो अधिक ले रहे थे किंतु माल का स्तर घटिया था। जिस क्वालिटी की माल थी उससे उसका दाम अधिक लिया जा रहा था। कॉर्नवालिस ने इन सब बातों को देखते हुए व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया। अब बोर्ड के सदस्यों की संख्या 12 से घटाकर 5 कर दी और यह निश्चित कर दिया कि बोर्ड सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक ऐसे व्यापारिक केंद्र पर जहां कंपनी का व्यापार होता था वहां एक एक रेजिडेंट उत्पादकों से सीधा संपर्क स्थापित कर माल खरीदने लगा। एक डायरेक्ट संपर्क कर माल खरीदने लगे। कॉर्नवालिस ने अपने कर्मचारियों तथा स्वतंत्र व्यापारियों से मिलकर एक एजेंसी हाउस बना लेते थे तथा कंपनी को माल बेचने में एक प्रकार से एजेंट का कार्य करते थे। इससे कर्मचारियों को लाभ भी प्राप्त होता रहता था और वो लोग व्यापार भी करते थे। ये एजेंसी हाउस मुख्य रूप से नील और अफीम के व्यापार करते थे। जुलाहों से माल खरीदने के संबंध में यह नियम बना दिया गया कि कंपनी जितना माल खरीदना चाहेगी उसका पूर्व मूल्य पेशगी के तौर पर दिया जाएगा तथा जुलाहे उतना ही माल देने के लिए बाध्य होंगे जितना रुपये उन्हें पेशगी लिया गया होगा। रेजिडेंट के लिए यह व्यापार की गई रेजिडेंट वस्तुओं को खरीदते समय उत्पादक करने अथवा व्यापारियों को परेशान न करे। तीसरा था उसका न्यायिक व्यवस्था और आगे जो न्यायिक व्यवस्था जो था उसका अब भूमि का स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो आप लोगों को कल मैं अपने व्याख्यान में बताने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही रोकता हूं। कॉर्नवालिस की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और न्याय संबंधी सुधार पर मैं कल आप लोगों से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।